वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तशद्दुद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली में नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल का लिया जायजा। पिछले 36 घंटों में किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं। दफ़ा 144 में आज दी जाएगी 10 घंटे की ढील। संगीन मामलों की जांच के लिए 2 SIT की तश्कील। तशद्दुद में मरने वालों की तादाद हुई 38। और दिल्ली में पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन के तबसरे को भारत ने बताया हक़ाइक़ और एतबार से गलत और गुमराह कुन। कहा मामले को सियासी रंग देने के लिए दिया गया है बयान। ऐसे नाजुक वक्त में की गैर जिम्मेदाराना बयान न देने की अपील। भारत ने कहा एक मुल्क के जरिए दहशतगर्दों की इयानत और तमाम नापाक कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से आ रहे हैं मामूल पर। इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के बयान पर सख्त अंदाज में भारत ने दिया जवाब। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर भारत ने जापान और जनूबी कोरिया के लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल सहूलत को किया मुअत्तल। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर सरकार की गहरी नज़र। डायमंड प्रिंसेस क्रूज से 119 भारतीयों को वापस लाया गया वतन। वुहान से भी 76 भारतीय और 36 गैर मुल्की शहरियों को लाया गया वापस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा भारत अमरीका शराकतदारी में अमरीकी इक़दार को ज़ाहिर करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला सरकारी दौरा। कहा जमहूरी रिवायात और मुश्तरका मफादात दोनों मुल्कों को जोड़ते हैं एक साथ। ये दिल्ली में शामी फौज के हवाई हमले में तुर्की के 33 फौजियों की मौत। शाम के शुमाल मगरबी इलाकों में रूसी हिमायत याफ्ता शामी अफवाज और तुर्की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फ़हीम अहमद। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल सीनियर और आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग में राजधानी के तशद्दुद मुतासरा इलाकों के हालात पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत दाखिला ने कहा कि दिल्ली के शुमाल मशरक़ी ज़िले के किसी मुतासरा थाने के हदूद से गुज़िश्ता 36 घंटे में कोई बड़े वाक़े की खबर नहीं है। इस मामले में 514 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार या पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि जांच के साथ साथ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। वज़ारत दाखिला ने यह भी बताया कि हालात में बेहतरी देखते हुए CRPC की दफ़ा 144 के तहत नाफिज इम्तनाई अहकामात में आज 10 घंटे की रियायत दी जाएगी। और दिल्ली के तशद्दुद ज़दा इलाकों में फ़िलहाल सूरत हाल मामूल पर है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद में अब तक 38 अफराद मारे गए हैं और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। तशद्दुद मामले में 48 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। जामे और मौसर जांच के लिए 2 खुसूसी जांच टीमें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस BK सिंह दोनों जांच टीमों के काम की निगरानी करेंगे। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी मामले की समाअत हुई और अर्जियों पर मरकज और पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। और दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में भड़के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोग सड़कों पर अपनी आम ज़रूरियात की चीज़ें खरीदते दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने खजूरी खास इलाके में मकामी लोगों से बात की। क्या आप सोचते हैं कल जो झड़प हुई उसके बाद अब धीरे धीरे मामला जो है पटरी पे आ रहा है? बिल्कुल शांत हो रहा है। हमें इन सब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग पहले कहते थे कि कौवा कान लेके भाग गया। आप कौवा के पीछे ना जाके अपने कान पकड़ें, किसी भी अफवाह पे ना जाएं। और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन लोग तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। सब मिलके रहें और आगे कोशिश यही करें कि मिलके ही चलें, ना किसी के कहने में आए, ना ही किसी के बोलने में चले। इतनी परेशान हुई है भगवान, रोटी तक नहीं मिली हमारे को तो खाने में। हे भगवान, जैसे पहले रह रहे ऐसे ही रहना। लड़े नहीं, सब मिलजुल कर रहे हैं। देश सबका है, दिल्ली सबका है। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ दिल्ली के खजूरी खास से मैं राजेश राज, TD न्यूज के लिए।
और दिल्ली के चांदबाग इलाके में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के इल्जाम में आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के गिर्द दायरा तंग हो रहा है। इल्जाम आयद होने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने काउंसलर ताहिर हुसैन को पुलिस जांच मुकम्मल होने तक पार्टी के इब्तदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने कल ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि हुसैन ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। और दिल्ली में हालिया तशद्दुद के वाक़यात पर यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जरिए किए गए तबसरे को भारत ने हकीकी तौर पर गलत और गुमराहकुन बताया है। एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये तबसरे इस मसले को सियासी रंग देने के मकसद से किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तशद्दुद को रोकने, एतमाद बहाल करने और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए सीनियर नुमाइंदे काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी अवामी तौर पर अमन और भाईचारे की अपील की है। रवीश कुमार ने माहौल की संगीन के पेश नज़र कोई भी गैर जिम्मेदाराना तबसरा ना करने की भी अपील की है। और भारत ने कहा है कि एक मुल्क की नापाक कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कौंसिल के बयान पर सख्त तबसरा करते हुए भारत ने कहा कि एक मुल्क दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करके इस अमल को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों ने तहम्मुल से काम लेते हुए हालात को काबू में रखा है और पुलिस कार्रवाई में किसी भी शहरी की जान नहीं गई है। भारत ने हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम करते हुए उन बाहरी चैलेंजेस का मौसर जवाब दिया है। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को मशवरा दिया कि वो अपने यहाँ मजहब के नाम से सताए जा रहे अक़लियतों की फलाह पर तवज्जो दें। और जम्मू कश्मीर बैंक में किए गए तकर्रुरी में बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उन सभी 150 प्रोबेशनरी अफसरान और 200 बैंकिंग असिस्टेंट का तकर्रुर रोक दिया है जो 2018 में जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए मुकर्रर किए गए थे। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा है कि IBPS के जरिए बैंक के उन खाली असामियों को 3 महीने के अंदर पुर करेगा। और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कल गुवाहाटी में सनत व तिजारत के शोबे को नुमाइंदे, माहिरीन माशियात और पॉलिसी साजों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत कंट्रोल कम करने के निज़ाम और अहद बस्ता है और टैक्सों से मुतालिक तमाम तनाज़ात को हल करना चाहती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए खुद इमदादी ग्रुपों को मज़ीद कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाल और मशरिक़ की रिवायती सनतों की मसनूआत की नुमाइश के लिए मज़ीद मौक़े दिए जाने चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंट में बजट पेश करने के बाद जन जन का बजट प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के मुज़ाकरात कर रही हैं। Crops like onions got affected and their price shot up. There was the pressure on inflation. Even that is coming down. India's also lifted the ban on export of onions, which means there's sufficient quantity in the market. So inflationary pressures are coming down. You also had the RBI not just monitoring inflation but also coming up with steps which would be treated as stimulus to growth. They've particularly extended additional facilities for MSMEs and also for real estate. They've also come out with a proposal which has been well received for lending to the banks at lesser than repo rate levels, so that they can borrow, banks can borrow from the Reserve Bank and lend further to MSMEs and any retail loans that people may want. So you see a lot of concerted effort both by the government and also by the Reserve Bank, and as a result I can very clearly see that the mood is also gradually changing. और सनत मईशत पर कोरोना वायरस के पड़ने वाले असरात पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अभी तक इसका कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा 2 माह में सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई तो खाम माल की कमी हो सकती है। हुकूमत इस परेशानी को किस तरह दूर किया जाएगा और सनती दुनिया को कैसे मदद की जाएगी, इस सिलसिले में काम कर रही है। They didn't express any anxieties about raw material supply, nor did they express any anxieties about exports being disturbed. However, of course,
Some of them felt that after 2 months, if situation doesn't improve as regards containing the virus, they may start having problems of raw material availability, for which of course we are trying to see how best we can help them out. और फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल BHU में एक जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग के बाद पोखरियाल ने DD न्यूज़ से ख़ास बातचीत में कहा कि वाराणसी में हर शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। जितना बनारस में काम हुए हैं आज़ादी के 70 वर्षों में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जितना विकास के काम हर क्षेत्र में, हमारा जो ये विश्वविद्यालय है इसको हमने उत्कृष्ट संस्थान IOE जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो दर्जा मिला, 1000 करोड़ रुपए हम इस विश्वविद्यालय को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देंगे। अब देश के नहीं दुनिया के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में ये विश्वविद्यालय आएगा और IIT यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है, ये स्वास्थ्य का संस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने वाराणसी में कल अपनी वजारत के महकमा जाती अफसरों के साथ मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने DD न्यूज़ से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वाराणसी दुनिया का सबसे कदीम शहर है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी अगर कोई है तो वो वाराणसी है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई एंगल नहीं है जो वाराणसी की धरती पर न मिलता हो। मान मंदिर एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन वहाँ लघु काशी दिखती है। यहाँ का शिल्प दिखता है, यहाँ का संगीत दिखता है, दिखाने की कोशिश की गई। अब जब कॉरिडोर कंप्लीट होगा तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है तो बड़े मन के साथ, वो भारतीय संस्कृति ये बड़ा मन देती है, वसुधैव कुटुम्बकम का, अतिथि सत्कार का, उसे हम पूरा करें। कुछ खामियां होती है, कुछ गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारें, अपग्रेड करें, यही सरकार का काम है। और नीति आयोग के जरिए शुरू किए गए अटल इन्वेंशन मिशन के तहत मुल्क भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का आगाज़ है। इसके जरिए शशम जमात से 12वीं जमात के तलबा को इख्तरा साजी के लिए तरगीब दिया जा रहा है और अब तक तकरीबन 25 लाख तलबा को इसका फ़ायदा मिल चुका है। मुल्क भर के 112 अजला में अटल टिंकरिंग लैब शुरू किए जा चुके हैं। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में वाक़े राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल की ये तलबा एक ऐसे स्मार्ट हाउसिंग सिस्टम पर काम कर रही हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नवी जमात में पढ़ने वाली इन तलबा ने जो डिज़ाइन तैयार किया है उसके मुताबिक बारिश के पानी को जमा कर उसे पीने में इस्तेमाल करने समेत दीगर कामों में लाया जा सकेगा। इसी स्कूल की एक दीगर तालिब इल्म ने कुदरती चीज़ों से बायोप्लास्टिक तैयार किया है। In this system we have that rainwater collector in which the rainwater is collected, then it goes to the water filter and tanker and to all parts of the house. It can be used for domestic household works also and even for drinking. And another system is the wastewater from the RO, AC goes to the tank which is collected in the washroom and it can be used for the washroom uses also. My project is bioplastic which can beat up the normal plastic which is non biodegradable, as it is made up of only natural ingredients like aloe vera, starch and no other chemical I have used. This is very much durable and very much strong and strengthful as our normal plastic is. अटल टिंकरिंग लैब में काम कर रही ये तलबा इनोवेशन और नई तकनीक के जरिए समाज के मुख्तलिफ मसाइल का हल ढूंढने में मसरूफ हैं। माहौलियात के मुवाफिक और आसानी से इस्तेमाल में लाई जाने वाली 3D प्रिंटिंग मशीन भी इन्हीं में से एक है। This is a wonderful machine which uses a filament. There is a green wire back there. It is a biodegradable material. So this is a very good news for our environment. That technology and environment can go hand in hand. अटल टिंकरिंग लैब के जरिए नौजवानों, खासतौर से स्कूल के तालिब इल्मों को नई तकनीकों के बारे में मालूमात मिल रही हैं और उनमें साइंसी गौर व फिक्र को पैदा करने में भी मदद मिल रही है। There is a huge skill set is required for the upcoming years,
And here with the Atal Tinkering Lab, the students are learning different types of new advanced technologies. They are bringing out the devices. They're bringing life into prototypes, and actually they are doing problem-solving statements. Government of India have taken this initiative to give us an opportunity for making this innovative lab in every schools. Bringing students and innovative ideas and demonstrating on hands-on practice and encouraging students interaction and idea exchange programs. मुल्क भर के 5000 से भी ज्यादा स्कूलों में अब तक अटल टिंकरिंग लैब खोले जा चुके हैं और लाखों नौजवानों को इसका फायदा मिला है। नीति आयोग ने इस साल के आखिर तक 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब शुरू करने का हदफ रखा है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बचपन में तोतली आवाज़ में साइंसदां बनने का ख्वाब देखने वाले बिहार के रिभम राज ने इसे सच कर दिखाया है। SAT का इम्तिहान पास करके अब वो कैलिफोर्निया में पढ़ाई करेगा। PMO ने रिभम को इसका ऑफर दिया है। रिभम ने सिर्फ 12वीं करने के बाद ये मकाम हासिल किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तकरीबन पूरी दुनिया बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और तवानाई मांग से परेशान है। इस मौके पर बिहार के कटिहार जिले के बाशिंदे रिभम राज ने पानी से चलने वाला इंजन इजाद करके न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया है। रिभम ने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसमें ईंधन के तौर पर पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पानी से चलने वाला ये इंजन मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक होगा और मोटर गाड़ियां भी सड़कों पर तेजी से दौड़ सकेंगी। आज रिभम की इस सलाहियत का इतराफ न सिर्फ भारत कर रहा है बल्कि अमेरिका ने भी उस पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी हुकूमत इसकी तालीम की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। आगे की पढ़ाई के लिए रिभम कैलिफोर्निया जाना चाहता है। रिभम ने कहा कि इस तरह की इजाद करने का ख्याल उसके दिमाग में उस वक्त आया जब वो 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। रिभम के वालिद के जहन में भी ऐसी ही बात है। उन्होंने कहा कि रिभम की इस कोशिश की सताइश वजीर आजम के दफ्तर ने भी की है। इंजन का तो नाम मैंने रखा है हाइड्रोकेमिकल इंजन। नाम से पता चल रहा है कि ये पानी से चलेगी, लेकिन पर असल में ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइक कि पानी इसमें डालना है पर वो वन टाइम फ्यूलिंग है। एक बार पानी डालना है, उसके बाद फिर आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है पानी। इवन कि इसमें कोई एग्जॉस्ट भी नहीं है जिससे कि कोई पोल्यूशन की कोई थोड़ी सी भी हो सकती है कि पोल्यूशन हो, लेकिन पर इसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं है जिसके कारण कि पोल्यूशन नहीं होगी। और ये किसी भी पेट्रोलियम या डीजल इंजन से ज़्यादा पावर जनरेट करता है। एज अ स्टैटिकल डेटा और प्रैक्टिकली भी ये ज़्यादा करेगा। इस बारे में रिभम के पिता बताते हैं कि रिभम के इस प्रयास को प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सराहना मिल चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा यह कैलिफोर्निया जा रहा है, कुछ कर दिखाएगा देश के लिए और विदेश के लिए कुछ करेगा। यह जाकर वहाँ पढ़ेगा तो देश विदेश दोनों के लिए कुछ कर दिखाएगा। रिभम की कामयाबी से पूरा कुनबा पुरजोश है, खास तौर पर उसकी बहन पूजा और मां अमृता प्रीति। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो हम लोग मेहनत किए उसको सफल बनाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैलिफोर्निया जा रहा है तब, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब इसका वो रिसर्च पूरा होगा। आज दुनिया भर के साइंसदानों की निगाहें कटिहार के इस सपूत पर टिकी हैं और अगर इसका ये तजुर्बा कामयाब रहता है तो ये तवानाई के शोबे में एक इनकलाबी कदम होगा। इतना ही नहीं, इससे माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत और म्यांमार ने कल 10 मुआहदों पर दस्तखत किए जिनमें सड़कों की तामीर, तवानाई, तालीम, सेहत वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी स्मगलिंग, पेट्रोलियम मसनूआत, स्कूलों की तामीर, मवासात व तिब्बी तहक़ीक़ के शोबों में बाहमी ताउन से मुतालिक मफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। काबिल ज़िक्र है कि म्यांमार के सदर यू विन मिंट भारत के दौरे पर हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर यू विन मिंट ने नई दिल्ली में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हफ्ते भारत के पहले सरकारी दौरे के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने
इजहार ख्याल किया है। पोम्पियो ने भारत अमेरिका के दरमियान शराकतदारी की अहमियत बताते हुए ट्वीट किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा भारत अमेरिका शराकतदारी में अमेरिकी इक़दार की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद लिखा है कि जमहूरी रिवायात भारत और अमेरिका को मुत्तहिद करती है, मुश्तरका मफाद हमें जोड़ते हैं और सदर की क़यादत में हमारी शराकतदारी मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल की भारत सरकार मुसलसल निगरानी कर रही है। इस वायरस से मुतासिर चीन के वुहान शहर से वापस लाए गए 76 भारतीयों और 36 गैर मुल्कियों की जांच के लिए उन्हें दिल्ली के छावला में ITBP के एक तिब्बी सहूलत मरकज में रखा गया है। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा C-17 15 टन तिब्बी आलात लेकर चीन गया था, जो 112 अफराद को वापस लेकर आया। इसके अलावा एयर इंडिया का एक तैयारा कुल 119 भारतीयों को लेकर वापस लौटा। ये अफराद जापान के ओकोहामा समुद्र के साहिल पर खड़े क्रूज जहाज पर सवार थे। अब इन तमाम अफराद को मानेसर में भारतीय फौज के जरिए कायम तिब्बी सहूलत मरकज में 14 दिनों तक अलहदा रखा जाएगा। जापान के इस क्रूज में सवार अमले के 16 भारतीयों में कोरोना वायरस का असर पाया गया था। जापान में उनका इलाज जारी है। हुकूमत ने उन तमाम अफराद की कोशिशों की सताइश की है जिन्होंने बगैर परेशान के भारतीय शहरियों को वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर अफसर रियासतों का दौरा करके वहां कोविड-19 की निगरानी और निज़ाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और कोरोना वायरस का असर अब चीन के बाहर दीगर ममालिक में भी तेजी से नजर आ रहा है। ईरान में इस वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके इन्फेक्शन से मामलों में ईरान की नायब सदर मासूमा अब्कार भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 245 तक पहुंच गई है, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 106 मामले सामने आए हैं। उधर चीन में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2700 से ऊपर पहुंच गई है। हालांकि अब मुल्क में कोरोना वायरस का कहर कम होता नजर आ रहा है। वायरस से मुतासिर मामलों की तादाद बढ़कर 78,479 हो गई है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने मुतासिर ममालिक से अपील की है कि वो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तेजी से कार्रवाई करें। और कोरोना वायरस के वबा में तब्दील होने के खदशे के पेश नज़र शेयर बाजारों में कोहराम मच गया है। निफ्टी 11,350 पॉइंट्स से नीचे खुला है, जबकि सेंसेक्स 1,000 पॉइंट्स गिर गया है। वहीं सोने की कीमत मुस्तहकम है। बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत 4 बरस में सबसे ज़्यादा कमी पर आई है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी तकरीबन 34 पैसा कमज़ोर हो गया है। भारतीय शेयर बाजार की तरह आलमी बाजारों में भी कोरोना वायरस की वजह से गिरावट देखी जा रही है। और शाम की इदलिब में तुर्क अफवाज पर शामी फौज के हवाई हमले में तुर्की के 29 फौजी मारे गए हैं। इस हमले में जख्मी हुए फौजियों को इलाज के लिए तुर्की वापस लाया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने हमले के बाद इदलिब में सूरत हाल पर मीटिंग की है। और अब खेल की खबरें। भारत ने ICC ख्वातीन T20 आलमी कप में जीत की हैट्रिक लगाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लीग के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले में 4 रन से शिकस्त दी। भारत से जीत के लिए मिले 134 रन के हदफ के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 129 रन ही बना सकी। और अब बात खेलो इंडिया की। भुवनेश्वर में जारी पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुणे की सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पहले मकाम पर बरकरार है। पुणे यूनिवर्सिटी अब तक 13 गोल्ड के साथ कुल 24 तमगे जीतकर सरे फहरिस्त थे। पंजाब यूनिवर्सिटी सोने के 8 तमगों के साथ 26 तमगे जीतकर दूसरे मकाम पर है, जबकि कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी 8 तलाई समेत 16 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर है। मुल्क शाम के 20 साला अहमद हुबाब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन में सुर्खियों में बने हुए हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर रहे हुबाब फुटबॉल में अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 20 साल के अहमद हुबाब ने 6 महीने पहले शाम से अपना सफर शुरू किया। इस सफर का क्या नतीजा होगा, वो कहां पहुंचेंगे, भारत में उनका क्या होगा, इसका उन्हें कुछ पता नहीं था। हालांकि 6 महीने बाद KIIT यूनिवर्सिटी में वो एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं।
ये इत्तेफाक ही है कि KIIT यूनिवर्सिटी पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी कर रही है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले साल के तालिब इल्म अहमद हबाब इन दिनों अपनी शानदार फुटबॉल की बदौलत स्टार बनकर उभरे हैं। वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने कॉलेज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। I feel so good. Yes, India is a beautiful country, beautiful people. Yes, a great culture. 2011 में शाम में भड़के तशद्दुद ने कई नौजवान खिलाड़ियों के ख्वाबों को पूरा नहीं होने दिया। हालांकि अहमद हबाब के साथ ऐसा नहीं हुआ। 20 साला हबाब जिन्होंने मुल्क के लिए खेलने का ख्वाब देखा, अब भारत में अपने इस ख्वाब को पूरा करने में मसरूफ हैं। 6 महीने पहले पढ़ाई के लिए भारत से स्कॉलरशिप मिलने पर वो भारत आए। अब उनका इरादा शानदार मुजाहरा करके इंडियन सुपर लीग में किसी टीम के साथ जुड़ने का होगा। Kelo India is a good tournament. It's big tournament. You play with another people, another cities, another level. Maybe you find high level, easy level. शाम में अब भी खाना जंगी के दौरान हालात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इन सब के दरमियान अहमद जैसे नौजवान हजारों मील दूर भारत में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इन इरादों को प्लेटफॉर्म दिया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने। अतिथि देवो भव, एक बार फिर से इसे सच कर दिखाया है अहमद हबाब की कहानी ने। अहमद हबाब फुटबॉल खेलने का शौकीन है। सीरिया से वो भारत पढ़ने के लिए आया और उसके फुटबॉल के सपनों को परवाज मिली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ। कैमरामैन संजय जैना के साथ तेजेंद्र सिंह, DD न्यूज, भुवनेश्वर। और नाज़रीन, अब दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये बेशतर उर्दू अखबारात ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के बाद हालात से मुताल्लिक़ खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनक़िलाब ने सुर्खी लगाई है, शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात मामूल की तरफ गामसन, हलाक शुदगान की तादाद 38 पहुंची। दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों की हसास इलाकों में गश्त जारी, तहकीकात के लिए SIT तश्कील। कोरोना वायरस का सामना कर रहे चीन के शहर वुहान और जापान में फंसे हिंदुस्तानियों को दिल्ली लाया गया। अखबार के खेल के सफ़े पर नज़र डालें तो ख़वातीन T20 आलमी कप में टीम इंडिया फतुहाती हैट्रिक के साथ सेमीफाइनल में दाखिल। शेफाली की तूफ़ानी इनिंग्स के बाद गेंदबाजों की उम्दा कारकर्दगी, हिंदुस्तान ने दिलचस्प मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3 रनों से शिकस्त दी। अब बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार के आईने आलम की सुर्खियों पर नज़र डालें तो सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों के लोगों के सफ़र उम्रा पर पाबंदी लगाई। सऊदी अरब कोरोना वायरस से महफूज, सऊदी की वजारत सेहत का बयान। और शाम में फ़ौज की स्कूल पर बमबारी से असातिज़ा और बच्चों समेत 20 अफराद हलाक। आखिर में बात रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। आज़म खान बेटा और अहलिया के साथ सीतापुर जेल मुंतकिल, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखबार के आईने शहर के सफ़े पर नज़र डालें तो साहित्य अकादमी के जश्न अदब का चौथा दिन, सहरोज़ा इलाक़ाइयत, माहौलियात और अदब मौजू पर कौमी सेमिनार का इफ्तिताह। और उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रूह है प्रोफेसर शहपर रसूल। आज अखबारात से बस इतना ही। और नाज़रीन, अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।